साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा या आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति को सज़ा हुई है क्योंकि उसने किसी के साथ ठगी करी है या उसका पैसा जो है हज़म कर लिया है। और कई बार ऐसा भी पढ़ा होगा कि पैसा हज़म करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई। तो ये पैसा हज़म करना या धोखाधड़ी करना, ये क्या स्थितियाँ कानून में हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिफेंस के एंगल से लड़ रहे हैं और हमें चीज़ें क्लियर हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक एफिशिएंट समाधान कानून में मिल जाएगा। और अगर हम कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है तो फिर हमको लोग जो है मिसगाइड करते रहेंगे। कोई बोलेगा ऐसा काम कर लो, कोई बोलेगा वैसा काम कर लो, पर अंतोगत्वा रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आपको अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए डिफेंस के एंगल से तो आपको एजुकेटिव होना पड़ेगा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, जो है सेक्शन 406 आईपीसी, जो कि बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो इट विल बी अ सिविल एक्शन, पर अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है जिसमें पनिशमेंट के प्रोविज़न भी दिए गए हैं। तो कैसे बचें धारा 406 आईपीसी से, क्योंकि अगर आप डावरी हैरेसमेंट का ऑफेंस जो है फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 406 आईपीसी देखने को मिलेगा। अगर आप चीटिंग का ऑफेंस जो है फेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 406 आईपीसी देखने को मिलेगा। और अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आप पर गबन का आरोप है तो ये 406 आईपीसी अपने एग्रावेट फॉर्म में होता है और सेक्शन 409 आईपीसी के रूप में हमें ये देखने को मिलेगा एफआईआर में या चार्जशीट में। तो हमें बेसिकली सेक्शन 406 आईपीसी पे वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है और कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं इस बारे में, इसको हमें डिटेल में समझना है। तो हम इस बात को समझेंगे बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। एक एक बात मैं खुल के समझाऊंगा आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक बात को नोट डाउन करते हुए चलना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है, कंसेप्चुअल है और एक एक चीज़ आपको क्लियर करके रख देगा ये सेक्शन 406 आईपीसी के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों बात करें सेक्शन 406 आईपीसी की तो ये डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डेफिनेशन क्या बोलती है कि हूएवर, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। सिंपल सी बात है कि जो कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करेगा उसे सज़ा होगी, और सज़ा में जो प्राइमरी सज़ा है वो क्या है, इम्प्रिजनमेंट मीन्स कारावास ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। देखो जब भी आप आईपीसी पढ़ोगे तो वहाँ पर दो तरह के इम्प्रिजनमेंट होते हैं। एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसमें आपको जेल में रखते हैं पर कोई काम आपसे नहीं कराया जाता है। दूसरा होता है रिग्रेस या सश्रम कारावास, उसमें कोई ना कोई काम जो है आपसे करवाया जाता है। तो दोनों ही प्रकार का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या तो सिंपल या रिग्रेस। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, उस टर्म के लिए जिसे 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फाइन से भी दंडित आपको कर सकते हैं, इसके अलावा दोनों से भी आपको दंडित कर सकते हैं। अब दिमाग में जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के चल रहा है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है और ये कहाँ मिलेगा, जिसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा 405 आईपीसी को। साथियों अब आती है बात सेक्शन 405 आईपीसी क्या है। इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ताकि चीज़ें हमें और क्लियर हो। अब हम चलते हैं सेक्शन 405 आईपीसी पे। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक कंसेप्ट जो है आपको दिखाई देता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है इसका पनिशमेंट कहाँ पर है, सेक्शन 406 आईपीसी में। पर इसका जो डेफिनेशन है, जो इसके इंग्रेडिएंट है, वो सेक्शन 406 आईपीसी में इनबिल्ट नहीं है, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 405 आईपीसी। ये आपको दिख रहा है बोल्ड किया हुआ है, सेक्शन 405 आईपीसी। क्लियर है। ये सेक्शन क्या बोलता है, इसको हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप लेके। हु एवर मीन्स जो कोई भी, चाहे वो पर्सन जुरिस्टिक हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुएवर मीन्स हुएवर, बट इट शुड बी अ पर्सन नॉट अ एनिमल। ठीक है जी। बीइंग इन एनी मैनर, कि किसी भी रूप में, बीइंग इन एनी मैनर किसी भी रूप में किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में हो। अब वो कब्जा कैसे होगा, या तो प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्ट की जाए, मतलब दी जाए। जैसे मान लीजिए आपने मुझे एक पेंसिल दिया तो मुझे आपने क्या किया, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर दी, पर मैंने पेंसिल को उठा लिया और पेंसिल मेरे कब्जे में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैविंग द डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्टमेंट में क्या है कि मैं आपको दे रहा हूँ और आप ले रहे हैं, जबकि डोमिनियन में ऐसा आवश्यक नहीं है। आपने प्रॉपर्टी को ले लिया अपने कब्जे में, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो चाहे वो एक्चुअल पोजीशन हो, पर पोजीशन इस पोजीशन, वो पोजीशन आपके अपने
कॉन्सिक्वेंटल में आया है, जिस कारण हम इसको कहेंगे हैविंग डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इंटरेस्टमेंट विथ प्रॉपर्टी एंड हैविंग डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स। अब ये डिसऑनेस्टली बट हमें यहीं पर पढ़ना पड़ेगा, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हमको जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करने वाला है। डिसऑनेस्टली बट कहाँ डिफाइन किया गया है? अपन चलते हैं सीधा सेक्शन 24 आईपीसी के ऊपर। साथियों, सेक्शन 24 आईपीसी का डिफाइन करता है द वर्ड डिसऑनेस्टली। वर्ड का जो मीनिंग क्या है? हूएवर मीन्स जो कोई भी। इसमें वही चीज़ है, ज्यूरिस्टिक हो चाहे नेचुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी अ पर्सन नॉट एन एनिमल। डज एनीथिंग, कि कोई भी काम करे विद द इंटेंशन। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, कि खुद को तो रॉन्गफुल गेन हो या दूसरे को जो है वो रॉन्गफुल लॉस हो। इस कंडीशन में डिसऑनेस्टली वर्ड जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन के रूप में कंक्लूड होता है। तो कुल मिला के हम अगर कहते हैं कि कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट है तो हमको दो चीज़ शो करनी की। पहली बात, उसने कोई एक्ट किया है विद इंटेंशन टू हैव रॉन्गफुल गेन फॉर हिमसेल्फ एंड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू अदर। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ वो करता है या कोई एक्ट वो करता है तो उसे हम कहेंगे टू डू द एक्ट डिसऑनेस्टली। अब वापस हम आते हैं मेन अध्याय पे। तो डिसऑनेस्टली को हमने समझा कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है होना जरूरी है। अभी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या है, इसको हम समझते हैं कि रॉन्गफुल गेन मीन जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं हो। उदाहरण के लिए आपने मेरा पेंसिल ले लिया और मुझे इसका पैसा नहीं दिया, तो आपको रॉन्गफुल गेन है, क्योंकि गेन तो होगी आपको प्रॉपर्टी का, बट गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि आपने चुराया है या उसको ले लिया। और मुझे क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस, कि ऐसा लॉस जिसके लिए मैं लीगली इंटाइटल नहीं हूँ। और रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन तभी होगा कि जब कोई एक्ट आपको कोई फ़ायदा पहुंचाए या मुझे कोई नुकसान पहुंचाए और ऐसा फ़ायदा या ऐसा नुकसान लीगली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है या सुस्थापित विधि या लॉ के वायलेशन में हो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर पहला वर्ड है मिस एप्रोप्रिएट्स, मीन्स गवर्न करना या उसको हजम करना। दूसरा है कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़ दैट प्रॉपर्टी, कि वो अपने यूज़ में उसको कन्वर्ट कर लें। तीसरा है डिसऑनेस्टली यूजेस, उसका यूज़ करे डिसऑनेस्टली। और चौथा है डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज कर दे इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। इसको आप अंडरलाइन करो और समझो कि कोई लॉ का डायरेक्शन है, उसके अगेंस्ट जाकर उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दे। क्लियर है? प्रिस्क्राइबिंग द मोड, कि वो अगर ऐसा मोड प्रिस्क्राइब कर रहा है जिसमें वो ट्रस्ट जो है वो डिस्चार्ज होना है, या हम बात करें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें कोई ऐसा मोड है जिसमें वो ट्रस्ट जो है वो डिस्चार्ज होना है, उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर डिसऑनेस्टली एक्ट करते हुए उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, मीन्स लिखित भी हो सकता है, इम्प्लाइड मीन्स मौखिक भी हो सकता है। और जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उस ट्रस्ट के मोड ऑफ डिस्चार्ज को जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विलफुल सफ़र करे किसी अन्य व्यक्ति को अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में कोई ऐसा कार्य करे जिससे किसी अदर पर्सन को विलफुल सफ़र होना पड़े। इस सिनेरियो में जो कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बताए हैं, अगर उसको इंश्योर हो रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है ये कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो कमिट किया है। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण जो है दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या कहता है? अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि व्यक्ति है और एक एम्प्लॉयर है किसी इस्टेब्लिशमेंट का, वेदर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एट 1952 और नॉट, जो कि संबंधित प्रोविडेंट फंड के सिनेरियोस में एग्जेम्प्ट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अपने कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट करता है फ्रॉम द वेजेस जो उनको पेएबल है, फॉर द क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड, जो कि इस्टेब्लिश है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted, कि जो भी अमाउंट था जो कि उसे उस फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, वो जब तक उसे कंट्रीब्यूट नहीं करता है तब तक उस एलेज अमाउंट के वो डोमिनियन में माना जाएगा। और ऐसा माना जाएगा कि वो एलेज अमाउंट जो है उसको इंटरेस्ट किया गया है, जो उसने डिडक्ट किया है। अगर वो उस पेमेंट का डिफ़ॉल्ट करता है और उस पेमेंट को या कंट्रीब्यूशन को जमा नहीं कराता है, तो इस सिनेरियो में ये कहा जाएगा कि उसने सुस्थापित लॉ का जो है वायलेशन किया है, डिसऑनेस्टली एक्ट किया है, स्वयं को इनरिच किया है। तो ऐसे सिनेरियो में वो एक वायलेटर कहलाएगा और उसके विरुद्ध सेक्शन 406 आईपीसी में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्लियर है? और ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल जो है स्पष्टीकरण नंबर 2 में दिया गया है कि कुल मिला के बात यह है कि ऐसा कोई भी अमाउंट आपके हाथ में है और कानून आपसे अपेक्षा करता है कि उसको आप विधि अनुसार डिस्चार्ज कर दो,
और अगर विधि अनुसार उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो, उसको विदहेल्ड कर रहे हो और डिसऑनेस्टली अपने यूज़ में जो है रख रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपने उस कंट्रीब्यूशन को जो आपके डोमिनियन में है या आपको इंटरेस्टेड है उसका आपने मिसयूज़ किया है और अपने यूज़ में कन्वर्ट किया है, और आपका ये एक्ट जो है आपको बनाएगा लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। अब साथियों कुछ एक एग्जांपल जो है हम यहाँ पर लेते हैं समझने के हिसाब से। ए जो है एक एग्जीक्यूटर है बिल का ऑफ ए डिकीज पर्सन, डिसऑनेस्टली डिसओबे द लॉ विच डायरेक्ट हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल एंड अप्रोप्रिएट देम टू हिज ओन यूज़, ए हैज़ कमिटेड द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक ईजी बात समझते हैं कि मान लीजिए कई बार कोई पॉलिसी होती है उसमें आप नॉमिनी होते हो और बीइंग अ नॉमिनी आप केवल एक ट्रस्टी हो, और आपकी ड्यूटी क्या जो लीगल हेयर्स है उसमें इस कंसर्न प्रॉपर्टी को जो आपके कब्जे में एज ए ट्रस्टी है उसको लीगली डिस्ट्रीब्यूट करना एज पर देयर शेयर, और ऐसा आप नहीं करते हो और उस शेयर को अपने स्वयं के जो है काम में ले लेते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने इस सम को मिसअप्रोप्रिएट किया है और उसको प्रॉपर्ली जो है डिवाइड नहीं करा है एज पर द सेटल्ड लीगल पोजीशन, तो आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है ऑफेंस कमिट किया है। क्लियर है। एक एग्जांपल हम और समझते हैं। ए जो है एक वेयर हाउस कीपर है, जेड जो है वो जर्नी पे गया है, उसने कुछ फर्नीचर जो है वो ए को दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में कि जब भी मैं लौट के आ जाऊंगा तो मैं आपको इसका किराया दे दूंगा और आप मेरा फर्नीचर जो है लौटा देना। पर ए ने क्या करा कि डिसऑनेस्टली उस फर्नीचर को बेच दिया, तो ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। क्लियर है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट जो है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने पड़ेंगे। पहली बात कि द पर्सन हैज़ एक्टेड डिसऑनेस्टली। नंबर 1, while acting dishonestly he misappropriate or convert to his own use that property or dishonestly uses or dispose that property in violation of any law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or in violation of any contract prescribing the mode in which such trust is to be discharged। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भले ही एक्सप्रेस हो या भले ही इम्प्लाइड हो। और तीसरी बात, द प्रॉपर्टी मस्ट बी इंटरेस्ट टू हिम और ही शुड हैव डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। इस सिनेरियो में अगर उस प्रॉपर्टी को वो उपरोक्त बताए तरीक़ों से डिस्पोज करता है या उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है या अपने यूज़ में कन्वर्ट करता है या उसके इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंट में किसी थर्ड पर्सन को जिससे वो प्रॉपर्टी कंसर्न है उसे रॉन्गफुली या विलफुली सफ़र करता है, तो इस सिनेरियो में ये कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है वो ऑफेंस कमिट किया है। साथियों यहाँ पर हम आते हैं अब कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर कि जो रिसेंट वर्डिक्ट है वो क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे कई मामले बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए जहाँ पर लोगों ने क्या किया कि जो ये स्टेब्लिश्ड लॉ है इसका मिसयूज शुरू कर दिया, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा तो ही सेक्शन 406 एप्लीकेबल होगा। जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट है या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के डिस्प्यूट है या कमर्शियल डिस्प्यूट है, उस स्टेरियो में सेक्शन 406 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर भी कई लोगों ने क्या किया कि ऐसे ऑफेंस को जो है लॉन्च कराया जिसमें उनका ये कहना था कि इस फला ने हमसे उधार लिए या इस फला को हमने सामान बेचा और हमारे ये पैसे खा गया, तो उनके विरुद्ध जो है धारा 420 और धारा 406 आईपीसी में जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। मामला जब क्वेश्चन के लिए गया तो कई बार हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, पर दोनों ही कंसर्न कोर्ट का ये मत रहा है कि जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट्स पक्षकारों के बीच में या पैसों के लेन देन को लेकर मामला है तो वहाँ किसी भी रूप में सेक्शन 405 या 406 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ऐसी स्थिति डाउरी हैरेसमेंट ऑफेंसेस के लिए भी कि जहाँ पर लड़की का या उसके घरवालों का यह कहना है कि हमने जो भी सामान शादी में दिया है वो बतौर सामाजिक रीति रिवाज अनुसार या कस्टम के अनुसार दिया है, तो ऐसे सिनेरियो में 405 या 406 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के साथियों मैंने एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको दी जहां मैंने आपको सेक्शन 406 आईपीसी, उसके एलिमेंट, उसका पनिशमेंट और क्या क्या उसमें अवयव होने चाहिए इसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसने आपको एजुकेट किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।